मंदिर है जहाँ पर आज हम पहुंचे हैं। और अब जो है इस मंदिर के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े वृक्ष भी हैं जो बहुत पुराने हैं, वो आपको दिखाएंगे। अब मेरे साथ जल्दी जल्दी आ जाओ भाई मेरे साथ। तो जो है हम आपको इस गांव का इतिहास जो है वो जान रहे हैं। और ये जो बरगद का पेड़ है ये बहुत पुराना है और इस पेड़ की जो इतिहास कहानी है, यहाँ पे हमारे कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं उनके साथ भी। और ये मंदिर दिखाइए भाई पूरा, मंदिर में कितने लोग जो है इस टाइम आते हैं। पूरा मंदिर हम आपको अंदर से भी दिखा के लेके आएंगे एक बार। ये देखिए भाई मंदिर, ये पेड़ दिखाइए भाई कितना पुराना पेड़ है भाई। ये जो पेड़ है करीबन 100 साल का इतिहास तो इस पेड़ का भी है। और ये मंदिर है हमारा, इसके अंदर जाएंगे हम। ये गोरखनाथ का मंदिर है, मंदिर के अंदर हम एक बार जाएंगे, प्रवेश करेंगे। यहाँ हमारे जो है महाराज जी बैठे हैं। राम राम महाराज जी, राम राम महाराज जी। ये भी गोरखनाथ का मंदिर है जहाँ हम पहुँचे हैं। और हमारे जो है महाराज जी बैठे हैं। राम राम है नहीं, हम आपको जो है बाहर से मंदिर दिखाते हैं थोड़ा सा। इसमें बातें हैं देखिए भाई, जो इस मंदिर की मान्यताएं जो है बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर हमारे कुछ प्यारे बुजुर्ग बैठे हैं। राम राम ताऊ जी। ये जो मंदिर है बड़ा, कितना पुराना मंदिर है? बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत पुराना। पहले तो इसमें इतना कुछ नहीं था, अब तो काफ़ी बड़ा बना दिया। भोले बाबा ने बना दिया भाई। भोले बाबा की जो है मान्यता पूरी है। ये भोले बाबा ने जो है ये मंदिर अब बना दिया है। भोले बाबा गोरखनाथ का दोनों का मंदिर। हाँ, और थोड़ा सा इस बात बस और क्या बता है, जो कर देखते आ रहे हो आए बात बता दिया, जो देखा वो बताया। अब थोड़ा सा इस मंदिर की तरफ और चलते हैं भाई, मंदिर की तरफ जाते हैं। यहाँ जो है काफ़ी बच्चे खेल भी रहे हैं और बहुत बड़ा बना दिया है। अच्छा, एक जो है आप भोले बाबा की बड़ी मूर्त है, हम उसको और देखेंगे एक बार भाई। ये भाई आपके सामने जो है भोले बाबा की बड़ी मूर्त बनाई है इस गाँव ने। बहुत अच्छा इतिहास है, बहुत धार्मिक जगह है, ये बहुत पुराना मंदिर है। तो इस मंदिर को देखिए आप। और इधर पूरी जो है बैठने की सुविधा है, गांव में माहौल है, ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये माहौल है और कैसा ये मंदिर है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, हमारी जो ताइयाँ हैं ताऊ हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो इस दिन में धूना भी चला हुआ है महाराज जी का, उस धूने की तरफ और एक बार हम जा रहे हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। ये कुआं भाई, इस कुएं को दिखाओ, ये काफ़ी पुराना कुआं है। इतना बड़ा कुआं जो है ना उस टाइम उस दौर में मिलते थे जब हमारी ये शुरुआत भी नहीं, हम पैदा भी नहीं थे उस टाइम के ही ये। अब जो धूने की तरफ हम चल रहे हैं गांव गोल्ड के मंदिर में। और हमारे जो है यहाँ बुजुर्ग भी हैं, हम धूने की तरफ एक बार आए हैं। ये जो मंदिर जब से चला हुआ उसी टाइम के धूने हैं भाई। धूना दिखाया जाए भाई आपको, चलो जी। अब जो है हमने आपको मंदिर दिखाया और अब जो है हम आपको इस गांव की प्यारी प्यारी गलियां आपको दिखाएंगे। ये देखिए भाई, गली के बीच में से बंदर कैसे खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुछ बड़ा दुख की जो हमारी परंपराओं से ख़त्म होते जा रहे हैं वो भी देखने को मिले हैं। अच्छा, कुछ पुराने घर भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर जो बहुत ऐतिहासिक है। हेली जिसको बोला जाता था उस टाइम पर, वो हेली भी जो है हमें देखने को मिलेगी। आपको हर एक चीज़ हम दिखाते हुए जाएंगे। ये गांव गोल्ड है भाई और पुरानी हेली जो इसमें है, देखिए हम आपको दिखाते हुए जा रहे हैं सारी चीज़ें। ऐसी अच्छी गलियां हैं जहाँ लोगों का आज भी गांव में प्यार बना हुआ है भाई। ये चीज़ें खो गई हमारी कहीं ना कहीं कि एक दूसरे से कोई ना तो प्यार करता है ना कोई एक दूसरे के साथ बैठता है। लेकिन गांव में आज भी है ना, गांव की सभ्यता में ये सब हमें आज भी देखने को मिलता है। और खैर वो पुरानी हवेली तो एक आधी मिलेगी, बट अब जो है भाई कोठी बोला जाता है इनको, महल और की जगह कोठी बोलने लगे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक दरवाज़ा है जो काफ़ी पुराना है गोड़ गाँव में, बहुत पुराना है, उसी समय का है जब से ये गाँव बचा हुआ है। काठ की लकड़ी का वो दरवाज़ा बना हुआ था और काफ़ी बड़ा वो दरवाज़ा था। हमने लगभग जो है आज गोड़ गाँव का पूरा परिचय आपको दिखाया है। और अभी जो है हम यहाँ से अपने कुछ प्यारे बुजुर्गों के साथ, कुछ प्यारे बूढ़े जिन्हें कहा भाई बूढ़ा अकेला बैठ गए थोड़ी सा इस गाँव के इतिहास के बारे में और जानेंगे कि भाई वो ये गांव जो है इसका इतिहास क्या है, कहाँ से आगे बसा है, कब आगे बसा है। ये गांव का द्वार है, इसको गोरखनाथ मंदिर के द्वार से जाना जाता है। वो भी आपको वहाँ लेके जाएंगे।
जो मैं अपने बुजुर्गों के साथ, जैसा कि मैं आप सभी को पहले बता चुका अपने हरियाणा वासियों को कि मैं अपने हरियाणा के हर एक गाँव के इतिहास को जानने के लिए अपने बुजुर्गों के साथ हर एक गाँव तक पहुँच रहा हूँ। मेरे साथ अपने हर एक गाँव को देखने के लिए वहाँ की रीति रिवाजें हैं, परंपराएं हैं, उस गांव का इतिहास है, उसको देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। आज जो है मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के गोरड़ गांव में आया हूं। इस गांव में तोमर जो है गोत्र है, उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। आज मैं यहाँ पर मेरे मामा है, वैसे तो मेरे बट मैं इनको बुज़ुर्ग ही बोलूँगा, इनके साथ बैठा हुआ हूँ और इनसे इस गांव के इतिहास के बारे में मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मेरे भारतवासियों को और इस गांव के बुजुर्गों को मेरी राम राम। समंदर सिंह फौजी जो है तोमर हमारे साथ बैठे हुए हैं, 65 वर्ष के जो है वो हो चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ मामा जी कि इस गांव का जो इतिहास है, ये गांव जो है कहाँ से आके बसा था और इसका जो नाम है गोरड़ वो कैसे पड़ा था? ये गांव जो है बागपत में एक जोड़ी गांव है, वहाँ से निकल के आए थे, वहाँ से निकासी है। और यहाँ का एक खेड़ा है शमशाने गांव के अंदर, वहाँ मंदिर भी है, वहाँ पहचान है इस खेड़े की। उसके बाद में ये देशवाल होते थे यहाँ इस जगह पर जहाँ गोरड़ गांव बसा हुआ है। देशवाल यहाँ से चले गए थे, वहाँ शमशाने से निकासी फिर हुई है, उसके बाद में गोरड़ गांव बसे। निकासी होकर जोड़ी गांव से यहाँ आकर के बसे थे। लगभग 850 साल हो चुके हैं। 850 साल पुराना इतिहास है। और जो है ये जहाँ से आके बसे थे, अभी मामा जी ने बताया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गोरड़ जो गांव है उसका नाम गोरड़ कैसे पड़ा था? हमने जैसे सुना था उसके हिसाब से गुरु गोरखनाथ के नाम पर ही इसका नाम गोरड़ पड़ा था। गुरु गोरखनाथ के नाम पर जो है इस गांव का नाम गोरड़ पड़ा था। अच्छा, मैंने एक चीज़ और सुनी थी इसके इतिहास में कि आसपास के जो गांव है उन गांव ने इस गांव पे हमला कर दिया था। ऐसा था जी, पहले हमारा गांव जो था वो हुड्डा खाप में कलोई गांव के बारे में था। हाँ जी, तो कभी गदरों की बातें बताते हैं अग भाई उन्होंने इस गांव को उजाड़ने की कोशिश की, इनको भगा करके इसकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तो हमारे जो जमुना पार 84 गांव हैं, वहाँ का जो प्रधान है वहाँ इतला दी गई। फिर उन्होंने दैया खाप से रिक्वेस्ट करी, भाई वो तो इनको भगाना चाह रहे हैं, आप इनको अपने साथ मिला लो। अगर आप नहीं मिलाओगे तो हम फिर वहाँ से सारे के सारे उठ कर आओगे और फिर भाई हम तोड़ा फोड़ करेंगे। हाँ, तो फिर खांडे गांव ने इसको अपना पांचवा पन्ना मान करके हम तब से उसके साथ संलग्न है। हाँ, दैया गांव है खांडा, तो दैया ने जो है आपका साथ दिया। और कहीं ना कहीं मेरे को ये भी पता लगा है कि बाकी तो दैया के जो गांव हैं वहाँ इस गांव के रिश्ते होते हैं, लेकिन खांडा गांव में रिश्ते नहीं होता। उसका क्या रीजन है? यही रीजन है, अब उसे भाईचारा हो गया हमारा उनके साथ। हाँ, इसलिए वहाँ हमारे रिश्ते नहीं होते, बाकी दैया में होते हैं। दैया खाप का एक गांव है खांडा। वैसे तो इस गांव के जो रिश्ते हैं वही दैया खाप में होते हैं, लेकिन इस गांव के कभी पुराने बुजुर्गों ने आपस में भाईचारा खांडे के साथ माना, उसकी वजह से उस गांव में तो इस गांव के रिश्ते नहीं होते हैं। अब तोमरा का जो एक इतिहास था, उसके बारे में थोड़ा सा मामा जी बताने चाह रहे हैं, इनसे पूछ लो। जमुना पार जाकर गाड़ी रोक दी, छोटे की बहू कर लगी, भाई अपने ताउन को थोड़ी आगे आके देगा। उसने आके आकर गंगा पार जो है 40 गांव उसके, 84 गांव जो है छोटे के। इसमें जो चौधर जो है गोरड़ गांव की, हर वंश दचक गया था एक बार, तो दूसरा ने लाडू बनाई, लाडू बना कर उन्होंने सारे का न्योता दे दिया आगे। जब हरफंस ने कही थी कि ये चौधर है गोरड़ की, जड़ा गोरड़ कहेगी उड़े रहेगी। अपने आदमी हमारे आड़े ते गए, उन्होंने कहा भाई लाडू खाए सारी बात। भाई चौधर जो है ठोकरांती नहीं थी, ठोड़ पड़ी रहेगी आड़ा इस कर्म में रहे। हाँ, हरवंश के कर्म, हरवंश तोमर का तोमर है।
अच्छा तोमर है तो मरे है आज भी है, बस सुनी नहीं भाई, आज भी है जो हरबंश बता रहे हो, वो आज भी नहीं है? पता जी इसका। मैं कई बता रहा हूँ। अच्छा भाई, अगर ये गए हुए हैं तो वो आज भी है, और एक इंसान के कहे से ही पूरे अपने जो है खाप को थाम लेना वो बहुत बड़ी बात है। हरबंश जो है हम तो उनको शायद नहीं जानते, बट मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले आपके गोल्ड की जो पीढ़ी है उनको तो अपने इतिहास का पता हो। अब थोड़ा सा आप उस समय की बताएं जब महाभारत के समय आप बता रहे थे। हाँ हाँ तो अभिमन्यु का लड़का राजा परीक्षित हुआ है जी, है तो राजा परीक्षित की प्रणाली चलती आ रही है जी। तो अनंगपाल राजा हुआ है जी उसी प्रणाली में, तोमर खानदान से। और ये तीसरा अनंगपाल राजा होया था, ये जो पृथ्वीराज ने जिसको उसका राज छीना था। हाँ, तो उसका राज छीनने के बाद फिर पृथ्वीराज ने तो राज संभाल लिया। जो लड़का था सुलक्षण पाल अनंगपाल का, उन्होंने यहाँ अपनी सेना तैयार की थी, अपने आदमी तैयार किए थे पृथ्वीराज का मुकाबला करने के लिए। हाँ जी, तो उसकी प्रणाली जो थी ना वो सुलक्षण पाल के नाम पर सुलखलान कहलाई थी। तो बहुत दिनों तक, अब तक भी मेरे सामने मैंने अपनी 10वीं की जो मेरी सर्टिफिकेट था उसमें सुलखलान ही गोत्र लिखा था, तोमर की बजाय। लेकिन उसके बाद अब सब तोमर ही लिखना शुरू कर दिया है। फिर यहाँ से कैद साली में ये जमुना पार चले गए थे पानी की किल्लत की वजह से, और जमुना पार से भी फिर 40 गांव हमारे गंगा पार हैं, 84 गांव जमुना पार हैं, और फिर इधर भरतपुर मथुरा वहाँ तक ये मतलब फैल गए हैं जी। हाँ जी। अच्छा, जैसे कि बताया अभी भाई कि तोमरों का जो इतिहास है वो महाभारत काल के समय से हमारे जो भगवान हम जिनको बोलते हैं उनके ही वंशज जो हैं इनके इतिहास में बताया गया है। कहीं ना कहीं ये बड़ी अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा आपसे मामा जी कि इस गांव में जो है सेनानी जो फौज में होते हैं पुराने टाइम में थे, उनका कोई इतिहास है? उनका भी इतिहास है। कुछ ऐसे नाम बताओ कि जो उस इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहे हों। ये इस इतिहास में जो है मवाशी होया था, वो इसमें सत्याग्रह में था, ये इलाहाबादी में। उसके बाद में लालचंद था, ये यहाँ के वो थे। एक हरिजन था, क्या नाम था उनका? जंडू। और हमारा एक दादा है लहरी, वो भी रहा है। ये पूरी सत्याग्रह में मेन सैनिक थे उस समय के। अच्छा, ये उस समय सुनने में आया कि काले पानी की जेल ये चारों काटी थी। जहाँ जहाँ भी हैदराबाद गए या वहाँ गए, वहाँ के बारे में तो मर चुके पता नहीं है, लेकिन जहाँ भी वो रोके गए हैं उस सत्याग्रह में वहीं रहे हैं। उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो उसके बाद जो उनका जो जीवन था उस लड़ाई लड़ने से पहले किस प्रकार का कष्टदायक था? वो खेती बाड़ी और किसानी पशुपालन का ही काम करते थे। हाँ, फौज में भर्ती थे या वैसे ही चले गए थे लड़ने के लिए? फौज में भी कुछ आदमी थे उस टाइम, बहुत से आदमी थे, शुरू से ही है जिस दिन से सेना चली। मैं ये पूछ रहा हूँ, वो जो 4 आदमी गोड़गांव से सत्याग्रह आंदोलन में लड़ने के लिए गए थे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गोड़गांव से, ये वैसे तो बड़े गौरव की बात है कि भाई सत्याग्रह आंदोलन में जो है इस गांव से भी सैनिक लड़ने के लिए गए थे। ये जानना चाहता हूँ कि जो सैनिक लड़ने के लिए गए थे वो किसान थे या फौज में ही भर्ती थे? किसान थे, फौज में भर्ती नहीं थे। वो तो आज़ादी के लिए वहाँ गए थे, देश की आज़ादी के लिए वहाँ गए थे। आज़ादी के लिए। उसमें एक ऐसा व्यक्ति भी था, हमारा दादा लगता है लहरी सिंह। जब वहाँ से आंदोलन ख़त्म होने के बाद एक सरकार की तरफ से टीम आई थी कि आपको हम पेंसिल के लिए आए हैं, पेंसिल बनाएंगे, अपना रिकॉर्ड और नाम नू लिखा दो। तो उसने ये कहा था हमने आज़ादी चाहिए थी, वो मिल गई, पेंसिल नहीं लड़ा पाते। मतलब भाई देश के लिए सेवा की, देश के लिए लड़ाई लड़ी, उसके बावजूद पैसे का भी कोई लालच नहीं। ये ऐसे हमारे बुजुर्ग होते थे। और आज के समय पे क्या हालत हो चुकी है आप देख सकते हो। उसी माहौल को बदलने के लिए हम गांव-गांव जाके आपको अपना गांव और वहाँ की परंपराएं, छोटी बात नहीं होती, आज थोड़े से पैसे के लिए आपस में भाई भाई कटने लगे हैं। लेकिन उस समय के बुजुर्गों को देखो कि देश के लिए लड़ाई लड़ी, सरकार ने बोला कि आपको पैसे देंगे, उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। ऐसे वीरों को जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको हमारी तरफ से तो सल्यूट है भाई।
अब मैं थोड़ी सी और बात पूछना चाहूँगा इस गांव के बारे में। तो मामा आप बताओ कि आपके समय में और आज के समय में क्या बदलाव है? बहुत ज़्यादा बदलाव है। आपने क्या देखा फिर भी जो आपको दुख देता है? ये राज दे रहा था। राज दे रहा है, सरकार के ऊपर बात आ गई भैया। नहीं, राज को छोड़ के अपनी परंपरा और संस्कृति से जो आप सामाजिक जो बात है उससे दुखी हो या नहीं हो? मास्टर बताओ। मास्टर बताओ। कोई बात नहीं भाई, मास्टर जी आपसे पूछेंगे कि जो वो समाज था और इस समाज में कहीं ना कहीं आपको दुख तो होता होगा। ऐसे दादी जो वो हमारा समाज था वो पुराना था, एजुकेशन बहुत कम थी, है लोग मेहनत में ज़्यादा विश्वास करते थे। आजकल जो है मेहनत में विश्वास नहीं करते जी, है हाँ। और हमारे गांव में वैसे बहुत पुराना स्कूल था जी। 1855 से हमारे गांव में स्कूल चालू हुआ था, सम्मत 1855। हाँ जी, है। तो अब शिक्षा में भी बहुत सुधार हुआ है। तो एक बात और पूछना चाहता हूँ, तो उस समय अंग्रेजों ने पढ़ाई को लेके कुछ परेशान नहीं किया लोगों को? ना, पढ़ाई के लिए तो क्या परेशानी थी। अब गांव के ही एक आदमी ने उसको चालू किया था। अच्छा। हाँ, बस वो वैसे फ्री में वैसे उसने चालू कराया था और अपने थोड़े ही बच्चे पढ़ाने शुरू करे थे। अच्छा। हाँ, और उसी से स्कूल बना दिया था? हाँ, स्कूल तो फिर गांव ने बनाया। अच्छा, कि आपके समय में और आज के समय में जो पहनावा था, धोती कुर्ता था, हमारी दादी तायर थी जो वो पहना करती, उसमें और आज के इसमें देख के आपको दुख होता है या खुशी होती है? खुशी नहीं, दुख होता है। हमारी संस्कृति को आज के फैशन ने बर्बाद किया है। ये तो फैशन अंग्रेजों का है। अंग्रेजों का फैशन है, यूरोप देशों का फैशन है। हमारी दादी ताई काकी माँ जो भी थी, बुआ बहन हमारे जो बड़ी थी, वो दामन पर आरती ओढ़ना था, उनका श्रृंगार अलग था। आजकल तो नंगापन आ गया है, टी शर्ट जांघिया में घूमती है, नेकर होती है, टी शर्ट क्या संडो बनियान भी पहन के मेट्रो में पार्कों में बैठी रहती है। इतना बदलाव आया है, शर्म आती है उसको देख करके। बच्चे थे एक साथ पढ़ते थे, एक साथ कोल्लू में खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, जो उस टाइम खोड़िया बोला करते, गिंडू खोड़िया, आजकल तो उसको इसमें हॉकी में बदल दिया है। तो सारे गेम होते थे गांव के अंदर, और किसी का दुख तकलीफ में ब्याह शादी में हर आदमी हाजिर होता था। कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता था। अगर कोई छोटी मोटी बात होगी, गांव के 2-4 बुजुर्ग बैठ करके उसको समझा बजा के समझौता करा देते, बिल्कुल शांत हो जाता था। आजकल तो बैर भावना है, काम कोई करता नहीं है। गांव के अंदर शाम को नए जवान बालक जो है दारू की पार्टी बांध रहे हैं और झगड़े करते हैं। इस चीज को बदलने के लिए आप क्या कोशिश करना चाहोगे? हम तो कोशिश ये करेंगे, अपना एक बार ये हमारी खाप का अगर संगठन बन जाता है, हमारे विचार ये है, हमने बैठ के बात करी है 2-4 आदमी ने, कि कोई भी जो है ना गलत काम जो है उसकी रोकथाम के लिए हम कोशिश करें। जैसे दहेज प्रथा है, दारू का प्रचार ज़्यादा हो रहा है, कमाने खाने के लिए बच्चों को लाइन पर लगाएं। कोई इतना गरीब है, बच्चा पढ़ नहीं सकता। बट मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा, दारू के लिए जो सरकार ने ठेके खोल रखे हैं उसको आप कैसे रोक सकते हैं? उसके लिए भी रोक सकते हैं। अपने धार्मिक विचारों को उनकी बच्चों को बैठा करके कुछ समझा बता सकते हैं। भाई ये लड़ाई जो है ना मेरी बहुत आगे तक जाएगी, और मैं इन बुजुर्गों का साथ चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को नशे की तरफ झुकाव करने के लिए ठेके खोल रखे जगह जगह पे। ऐसा क्यों नहीं भाई, कहीं घी के और दूध के ठेके खोले जा। और ये बात जो बोले ना मेरे बुजुर्ग, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ, और कहीं ना कहीं इस लड़ाई को मैं आगे तक लेके जाऊंगा कि भाई नशे की तरफ से आज के दिन नशे की हालत में क्या क्या नहीं हो रहा है। खुद के भाई को भाई मार देता है, खुद के माँ बाप को परेशान करते हैं। तो इस चीज के लिए मैं मेरे बुजुर्गों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सरकार प्रजा से बड़ी तो नहीं है? नहीं, सरकार प्रजा है बहुत नीचे है, बड़ी नहीं है। अगर हम चाहेंगे तो सरपंच से लिख के पंचायत करके ठेकों भी हम बंद करवा सकते हैं, और उसमें खासकर महिला का सहयोग बढ़ चढ़ के हो जाए। ठेके को हम यहाँ से भगा भी सकते हैं। बट आजकल तो महिलाएं पीती हैं। हाँ पीती हैं, लेकिन वो शहरों की हैं जो क्लबों में बैठती हैं। गाँव में ऐसा भी माहौल नहीं है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं जो है आपके समय का जो खाना पीना था, मुझे पता लगा कि इस गांव में तो ये फिर भी तोमरा का गांव है और यूपी से बसा हो, तो यूपी में जो है खाना थोड़ा सा अलग ही है। जो पुराने समय का खाना था उसके बारे में थोड़ा। पुराने समय में जो हमारे टाइम में जो खाना था,
दूध दही पे तो बहुत ज़्यादा जान था, लेकिन गुड़ और शक्कर का खाना था, मीठा, जो चीनी वगैरह नहीं होती थी उस टाइम, जानते भी नहीं थे। देसी खाना खाते थे, घर की दाल होती थी, दाल बनाते थे, घर की सब्जियां जैसे बथुआ, सरसों, चने की सब्जियां वगैरह होती थी। दलिया एक टाइम जरूर बनाते थे, सर्दी के टाइम में बाजरे की खिचड़ी बनाते थे। खिचड़ी को शाम को जो है दूध के साथ भी ले लेते थे, कोई घी के साथ, कोई गोजी बोलते हैं, हाँ, उसके साथ भी लेते थे, और सुबह भी खाते थे। और सुबह के नाश्ते में जो खेतों में हमारा रोटी पानी जाता था, उसमें मेसी रोटी, गंठा और लस्सी जाती थी। बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा खाना खाते थे। आजकल तो ये इतना खराब खाना हो गया है, सभी बीमार चल रहे हैं, कि हो लीवर का, किसी का। तो वो खाना खाया ना दाव में सी रोटी तो हजम नहीं हुआ है। नहीं, हजम तो होती है, हम बनाते हैं सुबह खाने। नहीं, ये वही, ये जो हमारे बुजुर्ग है ना, ऐसा ही मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे दादा जो थे वो 96 साल के होके गुजरे हैं, वो आज भी बाजरे की 5-5 रोटी खाया करते, क्योंकि भाई उस समय में उन्होंने हल चलाए, मेहनत की। अच्छा चलो, अब मैं जो आपके गांव में थोड़ा सा एक वैदिक आश्रम है, वैदिक साधना आश्रम जो है, उसके बारे में उसका क्या इतिहास और वहाँ से गांव के लोगों को क्या फायदा हुआ? ये जो है आश्रम बना था आज से 40 साल पहले, लगभग 6 महीने कम ज़्यादा उसका। एक आचार्य वैदिक जानने वाले धर्मानंद जी स्वामी जी रहते हैं यहाँ, आर्य समाज से प्रचार करते हैं, वो हवन करते हैं, काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यहाँ कुछ बच्चे जाते हैं, सुबह शाम वर्जिश करते हैं, उनके लिए ये भी रखे, क्या बोलते हैं वो, कसरत करने वाले टूल वगैरह जो है, मशीन, वो भी रखी है। और यहाँ देसी गाय रखता है, उसी के वो खाना पीना रखता है। गांव में प्रचार भी करता है, एक बार हवन करता है साल में एक बार। वैसे तो हर हफ्ते या डेली होता रहता है, लेकिन एक प्रोग्राम जलसे का रखा जाता है, 3-4 दिन हवन होता है। कई बार 21 दिन भी हवन रखा है। गाँव में शाम को वेद प्रचार किया जाता है, कुछ घरों में उसका बढ़िया असर पड़ा है, बहुत सारा। भाई ऐसा गांव जहां आज भी वैदिक विचार है और उसका प्रचार किया जाता है, कहीं ना कहीं ये चीजें लुप्त होती जा रही हैं। इन चीजों को बचाने के लिए ही हम अपने समाज को उस पुराने समय को याद दिलाने के लिए, नशे से, गुंडागर्दी से दूर करने के लिए अपने बुजुर्गों के साथ उसका इतिहास और अपना कल्चर जो है वो बताते जा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं इन बुजुर्गों से राम राम बोलता हूँ। और अब जो है मैं यहाँ से इस तोमर जो खाप है उसका इतिहास आपको अगली वीडियो में दिखाता हूँ।